हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। डेटाबेस के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स डीबीएम्स में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी की, फिर फॉरेन की, फिर बाकी जो अदर 3 इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं इनके बारे में पहले जानकारी लेंगे। उसके बाद इसे टेबल में क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, जिसे आप मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पर जाके कॉपी कर सकते हैं। और ये नोट्स इंग्लिश में ज़रूर है, पर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बोल के बताते जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स होते क्या हैं। कांस्टेंट्स हिंदी में रुकावटों को बोला जाता है, और हम अपने डेटाबेस में रुकावटों को कुछ इस प्रकार से समझें कि यदि हमारे पास कोई एक टेबल है और हम कोई चीज़ को यदि एक नियम बनाना चाहते हैं, उस नियम के तहत ही हमारे टेबल में कोई चीज़ अगर आए, ये हमारा डेटाबेस है, और इस डेटाबेस में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिसके बाद में कोई डेटा जो है केवल उस नियम के मुताबिक ही आएगा, उस नियम के अलावा आप किसी चीज़ को नहीं दे सकते। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे नाम एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम केवल अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं केवल उन्हें ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये एक नियम हो गया। उसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि आप यदि बात करें रोल नंबर की, रोल नंबर जो स्टूडेंट का होता है, तो रोल नंबर में नॉर्मली आप देखेंगे कि केवल इसमें नंबर ही होते हैं, तो नंबर के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। ये तो सिर्फ एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये भी हो गई कि रोल नंबर कभी भी किसी एक स्टूडेंट का एक ही क्लास में रिपीट नहीं होता। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रोल नंबर है वो हमेशा यूनिक होता है। इसकी खासियत ये होती है कि यूनिक होता है, दूसरी खासियत ये होती है कि नंबर में होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम एक ऐसे नियम बोलते हैं जिसे हम कांस्टेंट बनाकर अपने टेबल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट की परिभाषा भी लिखी हुई है कि ये यूज टू अप्लाई बिजनेस रूल्स, ऐसे रूल्स को आप अप्लाई करने के लिए लगाते हैं डेटाबेस टेबल्स में। और ये जो कांस्टेंट्स हैं एसक्यूएल में, ये 5 तरह के अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो कांस्टेंट्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि कांस्टेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन। हम चाहें तो इसे कॉलम जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसके तुरंत बाद डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कॉलम लेवल डेफिनेशन कहते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको टेबल लेवल पे डिफाइन करते हैं। मतलब कांस्टेंट को हम स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन अंत में जब हमारा पूरा टेबल डिफाइन हो जाएगा उसके बाद में हम अपने कांस्टेंट्स को डिफाइन कर देंगे। तो हम इनके उदाहरण जो हैं आगे देखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्राइमरी की से। प्राइमरी की क्या होती है? देखिए, किसी टेबल की प्राइमरी की वह की होती है जो किसी एक फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, ये पूरे के पूरे टेबल के डेटाबेस को, जो टेबल आपने बनाया है, रोल नंबर जो है पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। यहाँ पे बाकी सारे जो भी फील्ड होंगे वो सब प्राइमरी की नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी की किसी टेबल में सिर्फ एक ही हो सकती है। तो जैसे आप यहाँ पे आगे की फील्ड्स और बनाते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, ये सब सेकेंडरी हो जाएगी। प्राइमरी की जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी, और प्राइमरी की जो है वो किसी टेबल में किसी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब बिल्कुल एक ही होगी, और ये जो है आपके कॉलम को डिफाइन करेगी कि ये आपका जो कॉलम है इसमें सारे डाटा जो है स्पष्ट रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे। ये इसके रूल्स होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है कॉलम या कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है, जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ये इसकी परिभाषा है यहाँ पे। दिस कांस्टेंट डिफाइंस अ कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, जो प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है कि आप सबसे पहले कॉलम नेम देते हैं, फिर डेटा टाइप लेते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये लिखेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट का नाम आप लिख देंगे, और उसके बाद में प्राइमरी की लिखेंगे। यदि आप कांस्टेंट नहीं दे रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्राइमरी की लिख के भी बना सकते हैं। तो आपका कॉलम नाम रहेगा, डेटा टाइप रहेगा, और यहाँ पे प्राइमरी की आपको लिखना पड़ेगा, तो आपकी प्राइमरी की ये बन जाएगी। तो इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। ये रहा इसका उदाहरण नीचे। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम की, जैसा कि हमने बनाया था। इसमें हमने सब्जेक्ट नाम का एक प्राइमरी की बनाया है,
जिसे हम यहाँ पे कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, कांस्टेंट स्टूडेंट पी के, और इसे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्राइमरी की। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके सिंटेक्स में, कांस्टेंट का नाम आपको यहाँ पे पास करना रहता है। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट जो है, ये आपकी प्राइमरी की का नाम है, ये कॉलम का नाम है। तो इस तरीके से आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसे कॉपी करते हैं और अपने डेटाबेस के टेबल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट नाम की टेबल हम पहले बना चुके हैं, तो इसका नाम हम स्टूडेंट 45 दे देते हैं। तो एक टेबल बनेगी और इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस मिसिंग है, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और लगेगा, नेम ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग कांस्टेंट। तो इस नाम का एक कांस्टेंट हमने पहले भी इस्तेमाल कर चुका है स्टूडेंट नाम का, तो इसका नाम भी मैं चेंज करके स्टूडेंट 45 पीके कर दे रहा हूँ। तो पीके होने से क्या है, ये पीके जो है प्राइमरी की को डिफाइन कर रहा है और स्टूडेंट 45 अंडरस्कोर पीके नाम का कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। इसे रन करते हैं। अभी इनवैलिड हो गया। तो पहली बार में तो ये काम नहीं किया था, दूसरी बार में इसने काम कर लिया। ये वही है, बस हमने यहाँ पे 45 लिखने से हमारा काम बन चुका है। तो ये टेबल जो है बन गई। अब यहाँ पे एक हमारे पास कमांड होता है DESC नाम का, डिस्क्राइब कमांड, जिसके द्वारा हम किसी कमांड का डेफिनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 45 का मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इसका पूरा डिटेल दिख जाएगा कि इस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का हमने एक प्राइमरी की बनाया है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट नेम जो है यहाँ पे नलेबल ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब ये जो फील्ड है कॉन्टैक्ट नेम, ये नल हो सकता है, मतलब ये खाली हो सकता है। और जो स्टूडेंट का नेम है ये भी नल नहीं होगा। ये जो 2 फील्ड आपको दिखाई दे रही है, पहली और दूसरी, सब्जेक्ट और स्टूडेंट नेम, ये इस टेबल में खाली नहीं रहेंगी। तो जब हम इसमें रिकॉर्ड इनपुट करेंगे तो इन दोनों में आपको रिकॉर्ड देना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 कांस्टेंट एक साथ बताया है। एक तो नॉट नल कांस्टेंट हो गया, मतलब ये खाली नहीं रहेगा, और दूसरा प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की के साथ साथ आपको नॉट नल जो कांस्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि नॉट नल कांस्टेंट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इसे हम आगे भी सीखेंगे। तो प्राइमरी की जो है उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। इसी को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे टेबल का रेफरेंस होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपके पास में 2 टेबल हैं। एक टेबल में ये एक टेबल आपके सामने है, मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए तीसरा कॉलम है। और इस तीसरे कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ मान लीजिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, जैसे कि जावा। एक ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, केवल जावा। अब मान लीजिए, अब ये रोल नंबर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि इस टेबल में मैंने सब्जेक्ट को प्राइमरी की बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी टेबल बनाता हूँ और एक और चीज़, इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ मान लीजिए स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी पहली टेबल स्टूडेंट नाम की। एक दूसरी टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ टीचर। तो टीचर टेबल में क्या करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ मैं। ये पहली टेबल है स्टूडेंट की और ये हम दूसरी टेबल बना रहे हैं, इसका नाम हम रख देते हैं टीचर टेबल। इसमें टीचर की डिटेल्स रहेंगी और यहाँ पे रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे रोल नंबर की जगह कोई भी दूसरा नंबर दे देते हैं, जैसे कि टीचर की आईडी दे देते हैं मान लीजिए। तो इसे डिलीट करके मैं यहाँ पे टीचर की आईडी या TID लिख देता हूँ सिंपली। टीचर का नाम रहेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दोनों में कॉमन रहेगा। तो ये मान लीजिए दोनों टेबल में 2 अलग अलग प्राइमरी की हैं। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को रिफ़र करना चाहता हूँ एक साथ, तो मुझे करना सिर्फ इतना है, मैं आपको जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टेबल मान लीजिए दूसरी टेबल से क्या है, कनेक्टेड है। तो दूसरी टेबल में यही इसकी क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में उसकी फॉरेन की कहलाती है। तो हम जो सब्जेक्ट होगा वो दोनों का कॉमन होगा। तो ये जो टीचर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको जावा पढ़ाने का काम कौन करेगा, ये टीचर करेगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी किताबों में आपको मिलेंगे, गूगल पे आपको मिलेंगे, इंटरनेट पे आपको मिलेंगे। पर इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की होती है, लेकिन उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। और ये जो नियम होता है डेटाबेस का, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वाला नियम कहलाता है। तो इसे डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये है
कि यहाँ पे मैंने टीचर नाम का टेबल बनाया, जहाँ पे टीचर आईडी हमने कॉमन ली, और यहाँ पे देखेंगे आप सब्जेक्ट हमने फिर से लिया है जो नॉट नल है, और यहाँ पे हमने रेफरेंसेस यहाँ पे दे दिया है स्टूडेंट 3 नाम से। तो मैं इस टेबल को पहले बना चुका हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब टीचर करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ जो है कैसे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो टीचर नेम है, यहाँ पे प्राइमरी की एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नलेबल दिख रहा है, सब्जेक्ट जो है नलेबल है, मतलब नलेबल नहीं है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसकी प्राइमरी की है, और ये जो आपका टेबल है टीचर, ये स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड है। दोनों के जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये एक समान है, जिस कांस्टेंट का नाम जो है वो एक जैसा है, उस कांस्टेंट का नाम आपको वही देना पड़ेगा जो आपने पहले दिया था, वही यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। तो ये है आपकी फॉरेन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉट नल कंस्टेंट्स क्या होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से अपनी स्टूडेंट नाम की टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, और इसमें मुझे स्टूडेंट 45 को मैं देखता हूँ। ये जैसे एक हमारी टेबल है। अब मान लीजिए इसमें मुझे कोई एक ऐसी फील्ड ऐड करनी है जिसे मैं नॉट नल, मतलब जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूं तो उसमें जो वैल्यू है इंसर्ट करना कंपलसरी हो, तो ऐसे टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट नल का इस्तेमाल करते हैं। नॉट नल को इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो टेबल बनाते टाइम आप फील्ड के आगे नॉट नल लिख दीजिए, या आप बनी बनाई टेबल पे अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्टर टेबल यहाँ पे कमांड है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट 45 में एक नई फील्ड ऐड कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट आईडी, और ये var 2 है, इसका 30 हम कैरेक्टर दे रहे हैं और इसके आगे लिख दे रहे हैं नॉट नल। तो एक इसमें फील्ड ऐड हो जाएगी जिसका नाम रहेगा नॉट नल। अब हम देख लेते हैं इसे डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्राइब स्टूडेंट 45। तो यहाँ पे एक और फील्ड आपको एडिट दिखाई देगी जिसका नाम है SID, और ये कौन सी है? नॉट नल, मतलब यहाँ पे जो राइट का चिन्ह है वो डिसअपियर्ड है। तो ये था आपका तीसरा कंस्टेंट। फिर आती है यूनिक की। तो सबसे पहली बात, यूनिक की और प्राइमरी की दोनों अलग हैं। यूनिक की जो है वो क्या होती है, इसे आप यहाँ से समझिए। दिस कंस्टेंट्स इंश्योर्स दैट अ कॉलम ऑफ और अ ग्रुप कॉलम्स इन ईच रो हैव डिस्टिंक्ट वैल्यू। मतलब इसमें आपके पास में एक रो में वैल्यूज तो होंगी लेकिन अलग अलग वैल्यूज होंगी, और कॉलम कैन हैव अ नल वैल्यू लेकिन वैल्यूज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। एक कॉलम में नल वैल्यू हो सकती है लेकिन वैल्यू डुप्लीकेटेड नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की और इसमें अंतर ये है कि इसमें नल वैल्यू आप दे सकते हैं, लेकिन वैल्यू को जो है इसमें सिमिलैरिटी भी है कि आप क्या नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो एक ऐसी की क्या प्राइमरी की हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, कोई यूनिक की प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी यूनिक की को प्राइमरी की बना देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगी प्राइमरी की में, यूनिक की नहीं रह जाएगी। तो इसलिए यूनिक की आवश्यकता में तब पड़ती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर कभी कभी जब कोई स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो ये एनरोलमेंट नंबर उसका ब्लैंक होता है, लेकिन जब भी उसका एनरोलमेंट नंबर आता है तो वो यूनिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में उसका ये वाला फील्ड जो है ब्लैंक तो हो सकता है, लेकिन आगे चल के फिर आप इसको क्या नहीं कर सकते, नल नहीं। मतलब जब भी आप लिखेंगे तो किसी एक स्टूडेंट का उसके पूरे ग्रेजुएशन के दौरान, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, वो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो उसका जो स्टूडेंट का SENO का मतलब ही यहाँ पे स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसे हम रन करते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ DESC स्टूडेंट। तो मैं आपको केवल हर बार ये जो डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ उसकी वजह यही है कि आपके दिमाग में ये टेबल अच्छी तरीके से बैठ जाए, फिर आगे चल के मैं इन्हीं टेबल में रिकॉर्ड्स डाल के आपको आगे की जो क्वेरी होती है, जो ज्वाइनिंग होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, वो इसी टेबल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमने यहाँ पे SENO नाम का एक टेबल जोड़ दिया जो क्या है, नलेबल। ये क्या है, यूनिक है आपकी। तो यूनिक का मतलब ऑटोमेटिकली ये नलेबल नहीं होता। तो आप इसमें भी नलेबल भले एक बार दे सकें लेकिन कभी भी आप इसे डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। तो ये था आपका नॉट नल। यूनिक हमने यहाँ पे दोनों कंस्टेंट का इस्तेमाल कर दिया। तो यदि आप किसी कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो जैसे आप जैसे केवल एक बार हम केवल यूनिक दे के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट 45, और यहाँ पे जिस कॉलम को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप उस कॉलम का नाम लिख देते हैं, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम है स्टूडेंट 40, कॉलम का नाम है
स्टूडेंट ENO, मैं इसे डिलीट करके देखता हूँ एक बार। आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप तभी कर सकते हैं जबकि उसमें कोई भी रिकॉर्ड ना हो, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं है तभी हम इसमें ये जो अल्टर टेबल ऑप्शन है और जो ड्रॉप का ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अन्यथा ये चीज़ काम नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो टेबल अल्टर हो गई है। अब जो मैंने कमांड इसके पहले टाइप किया था अल्टर टेबल, इसमें जो मैंने ऐड किया था इसमें से मैं नॉट नल को हटा दे रहा हूँ, केवल यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, यूनिक को रख रहा हूँ। अब इसे रन करते हैं, टेबल अल्टर हो गई है। और एक बार इसका फिर से हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, DESC स्टूडेंट 45। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये नलेबल है। SENO पहले क्या था, नलेबल नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने नॉट नल भी यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। लेकिन अब हमने इसमें क्या कर दिया, नॉट नल को यहाँ पे हटा दिया, केवल क्या कर दिया, इसे यूनिक कर दिया। तो इसके साथ ही अब हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो आ जाता है, ये है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट क्या करता है, चेक करता है, सीधी सी बात है। क्या चेक करेगा, चलिए देखते हैं। दिस कांस्टेंट्स डिफाइन द बिजनेस रूल ऑन अ कॉलम, ऑल द रोज मस्ट सेटिस्फाई दिस रूल। सभी कॉलम जो है इस रूल को सेटिस्फाई करने चाहिए। द कांस्टेंट्स कैन बी अप्लाइड फॉर अ सिंगल कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम। इसे आप एक कॉलम में या मल्टीपल कॉलम में दे सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स हो गया और ये इसका एक एग्जांपल हो गया। तो मैं सीधा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं एक जेंडर नाम का, स्टूडेंट का जेंडर नाम का एक कॉलम ऐड करता हूँ, जिसमें इसका नाम मैं रख रहा हूँ चेक, इसका डेटा टाइप है कैर, और चेक में मैं क्या कर रहा हूँ, जेंडर इन M और F। तो ये केवल हमेशा क्या रहेगा, या तो इसमें M रहेगा या तो इसमें हमेशा F रहेगा, दो में से कोई एक ही ऑप्शन इसमें रहेगा। तो इस चीज़ को भी हम इसमें क्या कर देते हैं, अपनी टेबल पे ऐड कर देते हैं, रन करते हैं। तो ये स्टूडेंट 45 यहाँ पे देना मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो यहाँ पे टेबल अल्टर हो चुकी है और अब हम इसे डिस्क्राइब करके आपको दिखा देता हूँ। ये आखिरी है आज का, स्टूडेंट 45। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 कॉन्स्टेंट्स आप देने के बाद में, जैसे यहाँ पे जेंडर आ गया, ये भी नलेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, केवल एक ही आएगी, और या तो M आएगी या तो F आएगी। इन दोनों में से कोई तीसरी वैल्यू आप नहीं दे पाएंगे। इसी चीज़ को चेक करने के लिए आपने कॉन्स्टेंट एक रुकावट लगा दी है। तो ये 5 तरीके की रुकावटें थी जिसको हमने 1 बाय 1 पढ़ा। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पे मिल जाएंगे इस वीडियो के लिंक के साथ साथ। और ब्लॉगर लिंक में जाने के लिए आप मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के नीचे मैं नॉर्मली अपने ब्लॉगर का जो एड्रेस है वो देता हूँ, ब्लॉग का, गूगल ब्लॉग का, और मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पाँचों जो कंस्टेंट्स होते हैं आपको समझ में आए कि नहीं आए, और यदि आपको और कोई कंस्टेंट समझने हैं, कोई और रूल समझना हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यदि एग्जाम्पल आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताएं, क्योंकि वही एक ज़रिया है मुझसे कांटेक्ट करने का, मुझ तक मैसेज पहुंचाने का। तो प्लीज़ इसी तरीके से आप बने रहिए। अगले लेक्चर में हम टेबल में वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना सीखेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि जो कंडीशंस होती हैं डेटाबेस के साथ में कैसी लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगले आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से हम आगे लेक्चर्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।